हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका भाई रेयान और आज मैं आया हूँ मनोज दा इंस्टीट्यूट पर लेकर नई वीडियो, जिसमें हम आपको बता रहे हैं क्या आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर कौन सा है? क्लास 10 से चैप्टर होने वाला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सरल भाषा में सीखने के लिए और अच्छी एजुकेशन लेने के लिए मनोज दा इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स सीखने के। स्फेरिकल मिरर्स जो टॉपिक है उसमें दो टाइप के मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स का मतलब होता है मुड़ा हुआ शीशा। शीशा मिरर, मिरर जैसे आप जानते हो तो मुड़ा हुआ शीशा। स्फेरिकल मिरर यानी मुड़ा हुआ शीशा। तो कैसे मुड़े हुए शीशे? स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया स्फेरिकल मिरर का मतलब मुड़ा हुआ शीशा, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसके दो टाइप हैं। तो कॉनकेव जो मिरर है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है मुड़ा हुआ, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो समथिंग कुछ ऐसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है। अब हमने याद कैसे रख सकते हैं कि कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा? तो बस आपको याद रखना है कि एक्स बनाना याद होना चाहिए। एक्स कैसे बनाते हैं? मैं इस वाले एक्स की बात कर रहा हूँ। एक्स एक्स अगर ये आता है तो ये ऐसे बनाते हैं ना, जैसे। तो इधर वाला जो राइट हैंड साइड है, इधर वाला, इसे आप कॉन्वेक्स मान सकते हैं और इधर वाले को आप कॉनकेव बोल सकते हैं। जैसे एक्स ऐसे बनाते हैं ना, दोनों को अलग कर दिया, एक्स में एक्स को अलग कर दिया तो ये वाला कॉनकेव हो गया, ये वाला कॉनकेव हो गया, और ये वाला कॉन्वेक्स हो गया, ये वाला कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक बार स्पेरिकल मिरर्स के टॉपिक से थोड़ा सा साइड में जाकर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान लेते हैं। ये टॉपिक उसी से रिलेट करता है थोड़ा थोड़ा, तो हम इस टॉपिक को भी इसी वीडियो में खींच के लेके आ गए हैं, ठीक है। एक बार ये समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी उसको समझने में भी, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर में बेसिकली लाइट की बात की गई है। जैसे आपको पता चल रहा है बार बार लाइट आ रहा है बीच में, ठीक है। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या है? बेसिकली एक मिनट, अगर मैं ये हटा दूं थोड़ा आसानी होगा आपको समझने में, और ये लगा दें, ठीक है। ये थोड़ा आसानी होगा आपको समझने में, ठीक है। एक एक नीचे लाइन है, एक नीचे लाइन है, आप इसे जमीन समझिए, जमीन या फिर प्लेन सरफेस, सॉरी प्लेन सरफेस समझिए, जिसके ऊपर पॉलिश्ड है, 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 ठीक है। ये एक नीचे प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर रे आई, इसके ऊपर ये वाली रे आई, रे बोले तो लाइट आई, लाइट आई, सूरज की किरणें होती हैं ऐसे, रे आई, प्लेन सरफेस पे रे आई, रे आई, इधर इधर आई और टकराई, ठीक है। इधर एक सीधा नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल बोलते हैं इस वाली को, नॉर्मल, इस वाली को नॉर्मल बोलते हैं, बीच वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। एक इंसिडेंट रे आई, इस वाली जो रे आई, जो रे आई प्लेन सरफेस पे जो रे आई डायरेक्ट आई, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे आई, वो प्लेन सरफेस पे टकराई और रिफ्लेक्टेड बैक गई। रिफ्लेक्टेड बैक यानी दोबारा बाउंसिंग बैक, दोबारा पीछे जाना, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब इंसिडेंट रे आई, एक रे आई प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर पे टकराई और दोबारा ऊपर गई, दोबारा ऊपर गई, बाउंसिंग बैक गई, मतलब ऊपर डायरेक्ट चली गई ऊपर। तो इस ये जो ऊपर गई ये वाली रे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे आई उसको हम एंगल आई बोलते हैं। जब ये नॉर्मल से इधर का एंगल बनाता है तो हम इसे एंगल आई बोलते हैं, और जब ये रिफ्लेक्टेड बैक जाता है ये वाली रे तो हम इसे एंगल आर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली इधर मैंने स्टार लगा रखा है, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तो ये समझ लीजिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस और इंसिडेंट एक ही बात है, इंसिडेंस और इंसिडेंट एक ही बात है। तो ये जो लाइट, ये जो रे आई, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो रे आई इसने क्या बनाई? एंगल आई बनाई। एंगल आई क्या है? एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
तो ये जो एंगल है रिफ्लेक्शन का, ये एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो यही आपको एक चीज़ समझानी थी, जो आप अगर सीख गए तो बेहतर है, नहीं आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना दोबारा से। मैं आपको दोबारा समझाऊं, एक रे आई जिसको हमने इंसिडेंट रे नाम दिया, एक बीच में नॉर्मल रे होती है, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रे थी वो बाउंसिंग बैक गई, मतलब दोबारा ऊपर चली गई, उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया। दोनों ने एंगल बनाए, एंगल ऑफ माने इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन के बराबर है। समझ गए? अब हम अपने टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स पे दोबारा आते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे हम कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? मैंने आपको बताया है कॉनकेव मिरर दिखने में कैसा होता है। कॉनकेव मिरर एक्स होता है, जैसे एक्स होता है, दोनों को अलग किया तो एक एक्स का इधर वाला भाग ये रहा और दूसरे का ये रहा, तो इस वाले को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इस वाले को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे। बेसिकली कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा, तो चलो बना दिया। कमेंट करके बताओ कॉनकेव मिरर यही है ना? यही है। तो आपको साइड में इमेज शो हो भी रही होगी और मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ। इसके बीच में से एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है जिसके बीच में से एक रे जाती है, उसके बीच में से एक रे जाती है। इस वाले इधर सेंटर में, इधर जो है इसको हम फोकस बोलते हैं, इधर एक होता है जिसे हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, इधर इस साइड इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक चीज और होती है, जो होती है यहाँ पर, जैसे हम पोल बोलते हैं और उसे पी से डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है, उसे हम पोल बोलते हैं। बेसिकली ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेसिकली। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। ठीक है, पोल से लेकर फोकस तक के रास्ते को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, पोल से लेके फोकस तक के रास्ते को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और अगर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते को हम बोलेंगे तो इसको भी हम फोकल लेंथ बोलेंगे, इस रास्ते को भी हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को रेडियस कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को रेडियस कहा जाता है। ठीक है, रेडियस कहा जाता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो पॉलिश्ड होता है यहाँ से पॉलिश्ड होता है। ये जो रे जा रही है, ब्लैक वाली जो लाइन जा रही है, जैसे मैं रे बोल रहा हूँ, इसको भी एक नाम दिया गया है। ये जो बेसिकली रे जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार आपको। कॉनकेव मिरर आपको नहीं समझ में आया तो यह आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये थोड़ा स्फेरिकल मुड़ा हुआ जैसा है, इसके पीछे की साइड पॉलिश्ड होता है। ठीक है, इसके बीच में सेंटर में पोल होता है, इसके बीच में यहाँ फोकस होता है और पीछे की साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल से फोकस तक के रास्ते को फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के रास्ते को फोकल लेंथ बोलते हैं।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को रेडियस बोलते हैं। और जो ये रेज आ रही है ब्लैक ब्लैक, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लिया। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है फोकस। इसका सेंटर है फोकस। तो इस जो कॉनकेव मिरर है, इसको पूरा बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे कि ये देखो, अगर कॉनकेव मिरर को पूरा बना दिया जाए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पूरा सर्कल जैसा बन जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें आपको ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको ट्रिक से समझा रहा हूँ कि फोकस जो है वो सेंटर है कॉनकेव मिरर का, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका एक पूरा सर्कल बना देता है। आपको ये याद होना चाहिए बस, इससे आपको कॉनकेव मिरर याद रहेगा। किसी को याद नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ली। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है मैंने आपको बताया था। एक्स याद रखना है, एक्स याद रखना है। इसको अलग करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये वाला था आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव था इस साइड वाला, और इस साइड वाला जो है आप उसे कॉन्वेक्स मान सकते हैं। ठीक है, आप इसे कॉन्वेक्स मान सकते हैं। तो अभी हम कॉन्वेक्स मिरर ही पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर फोकस है, सेंटर फोकस है, ये इसका सेंटर फोकस है। ये पूरे सर्कल को जो बना दे, 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 वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, पोल, ये है पोल, पोल। तो ये इसका पोल है। कॉन्वेक्स मिरर का पोल, फोकस, मतलब कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर जो है वो फोकस, और जो पूरे सर्कल को बना दे वो वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब सही है, सही है सब कुछ। तो मैंने आपको बताया था कि पोल से फोकस तक के रास्ते को फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के रास्ते को भी फोकल लेंथ बोलते हैं, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इस वाले मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो होता है अंदर वाला। कॉन्वेक्स मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है वो होता है अंदर वाला। जैसे कि मैंने बोला था, अभी हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बना के कि ये क्या क्या इनको कहा जाता है, कैसे कैसे होता है। तो अब एक बार हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपसे कभी भी पूछा जा सकता है अपने पेपर में कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कभी भी। डेफिनेशन करना पूछ सकता है कि पोल की डेफिनेशन बताओ, डिफाइन करो। ठीक है, तो एक बार इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। पोल की सबसे पहले, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपको पता है कॉनकेव मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सेंटर में पोल होता है। एक स्फेरिकल मिरर के सेंटर में जो रे को रिफ्लेक्ट करता है, भेजता है, रे को भेजता है, वो सेंटर पोल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर होता है सर्कल, स्फीयर ऑफ विच द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम अ पार्ट, सरफेस फ्रॉम अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि जो स्फीयर है, उस स्फीयर, एक स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूं। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट करने वाला। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था कि मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम अ पार्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में ये फोकस सेंटर है, एक सर्कल का सेंटर, और ये पूरा जो सर्कल बना दे, यानी कॉनकेव मिरर को पूरा बना दे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल।
तो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था, पोल से लेके फोकस तक के रास्ते को, पोल से लेके फोकस तक के रास्ते को फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के रास्ते को भी फोकल लेंथ बोलते हैं। तो एक फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को रेडियस बोलते हैं। तो जब दो फोकल लेंथ को जोड़ा गया तो क्या बनी, एक पूरा रेडियस बना, ठीक है। और पोल से फोकस तक का रास्ता फोकल लेंथ, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का रास्ता फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को रेडियस कहते हैं। तो दोनों को जोड़ के, दोनों फोकल लेंथ को जोड़ने के बाद क्या बना, R इक्वल में 2F, ये हमारा फॉर्मूला बना, R इक्वल में 2F, यानी रेडियस किसके बराबर है, 2F के, यानी दो फोकल लेंथ के। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया। तभी तो डेफिनेशन है कि फ्रॉम अ पार्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ के होने से बनता है फॉर्मूला R इक्वल में 2F, यानी रेडियस के बराबर है दो फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस तो आप जानते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, एक स्ट्रेट लाइन जो पोल को की तरफ पास करती है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक पास करती है। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के रास्ते को पास करती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यही है इन सभी की डेफिनेशन, आप याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, कुछ भी कर लो, बस इसे याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो कॉनकेव मिरर के सबसे पहले लॉ को जान लेते हैं। हमारा लॉ नंबर 1 है कॉनकेव मिरर का। लॉ नंबर 1 जो है बहुत ज़्यादा सिंपल, कॉनकेव मिरर का एक लॉ है स्टार्टिंग, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रे क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेन सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, एक रे आती है रिफ्लेक्टेड रे, और वो बाउंसिंग बैक जाती है, एक रे आती है इंसिडेंट रे, और वो रिफ्लेक्टेड जाती है रे, ठीक है। और इनके बीच में होती है इमेजिनरी लाइन। अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें, समथिंग कुछ इस प्रकार से, तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमेजिनरी लाइन नॉर्मल जिसे हम कहते हैं। और इधर देखो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसे भी प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं ना। तो ये जो रे है हम इसे इधर यूज में लेंगे, ठीक है। तो कोई भी रे आई कॉनकेव मिरर से टकराई तो बाउंसिंग बैक होके फोकस से जाएगी। मतलब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई तो फोकस से जाएगी, ठीक है। तो फोकस से जाएगी, परफेक्ट। अगर रे यहाँ से आती तो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती। पैरेलल का मतलब दो लाइन आमने सामने, तो यही होता है पैरेलल। तो अगर नीचे से कोई रे आती और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो ये भी क्या होता, फोकस से ही जाती। तो ये है कॉनकेव मिरर का लॉ नंबर 1, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करेगी, अपियर टू पास फोकस। रूल नंबर 2, जो दूसरा लॉ है वो कहता है कि अगर कोई भी रे फोकस से गुजरती है और टकराती है कॉनकेव मिरर पर, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्टेड बैक जाएगी। बात समझ में नहीं आई, दोबारा समझाता हूँ। कोई भी रे अगर फोकस से आती है तो वो कॉनकेव मिरर से टकराकर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारा लॉ नंबर 2 कहता है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस हम इसे ही बोलते हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल फोकस से एक रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, पैरेलल होकर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लॉ नंबर 2 कहता है। लॉ नंबर 3 कॉनकेव मिरर का।
डेफिनेशन पढ़ लो, उससे पहले समझा देता हूँ कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है और कॉन्वेक्स सॉरी कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और कॉनकेव मिरर पर टकराती है तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। मतलब इस पाथ से आई एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और कॉनकेव मिरर पर टकराई तो वो बाउंसिंग बैक यानी उसी पाथ से यानी उसी रास्ते से दोबारा वापस चली जाएगी। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है विथ फ्लो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी यानी उसी पाथ से दोबारा चली जाएगी। तो ये हमारा लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 4, ठीक है। लॉ नंबर 4 कहता है कि अगर कोई भी रे पोल पर आती है, कोई भी रे पोल पर आती है कॉनकेव मिरर में, अगर कोई भी रे पोल पर आती है तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड बैक होकर पोल से ही चली जाएगी। जैसे हमने वो देखा था कि एक प्लेन सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन होती है और एक इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे बनकर चली जाती है। उसी तरह इसमें भी वही है कि एक इंसिडेंट रे आई और पोल पर टकराई और रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। जैसे ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। तो दोनों का एंगल बराबर होगा। तो इसीलिए डेफिनेशन कहती है रे इंसिडेंट एट पोल, रे इंसिडेंट वो भी पोल पे इज रिफ्लेक्टेड बैक बनाया सेम एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाया यानी रिफ्लेक्टेड बैक गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉ नंबर 4। और कॉन्वेक्स मिरर के लॉ जानने से पहले हम लोग कन्वर्जिंग एक्शन और डाइवर्जिंग एक्शन के बारे में जान लेते हैं। कन्वर्जिंग एक्शन क्या होता है? कन्वर्जिंग का मतलब होता है सिकुड़ जाना बेसिकली। ये देखो ये सारी रे जो आ रही है, जैसे ये रे आ रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे ही होती है और ये वाली रे, तो ये सारी रे जब कॉनकेव मिरर से टकराई तो ये फोकस पे गई, ठीक है। और ये देखो सिकुड़ सी गई। और डाइवर्जिंग एक्शन का मतलब होता है फैल जाना। तो देखो ये कैसे, ये वाली रे यहाँ से आई तो ये ऊपर रिफ्लेक्टेड बैक हो गई और ऊपर की तरफ गई, और ये वाली रे भी देखो ऊपर की तरफ गई रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये सारी फैल जा रही है और पीछे ये फोकस पर अपना इमेज बना रही है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये ऊपर वाली रे आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की ये वाली रे जो थी पैरेलल थी इसलिए फोकस पे गई। ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी इसलिए फोकस पे गई। ये वाली रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के इसलिए फोकस पे गई। ये वाली भी रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के इसलिए ये भी फोकस पे गई, ठीक है। और ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस था इसके पैरेलल ये वाली रे थी इसलिए ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टेड बैक हो गई और इसकी जो इमेज बनी वो बनी फोकस पे। ये वाली जो रे थी ये भी फोकस के मतलब ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी इसलिए ये रिफ्लेक्टेड बैक गई और इसकी जो इमेज बनी ये भी बनी फोकस पे। तो ऐसा ही होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का एक्शन। तो कन्वर्जिंग एक्शन होता है कॉनकेव मिरर में और डाइवर्जिंग एक्शन होता है कॉन्वेक्स मिरर में। और लेंस वाले भी होते हैं कन्वर्जिंग एक्शन और डाइवर्जिंग एक्शन, लेंस में भी होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में आपको पता चल जाए, ठीक है। रे डायग्राम अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने 4 कॉनकेव मिरर के लॉ पढ़ लिए हैं, तो अब हम रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं। रे डायग्राम में हम सीखने वाले, रे डायग्राम क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। रे डायग्राम से हमें इमेज के बारे में पता चलता है कि कोई भी मिरर बनाया जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी मिरर बनाया जाए और ये फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे आई कहीं से भी आई तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस तरीके से इस रे डायग्राम वाले टॉपिक में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम इस टॉपिक से क्या सीखेंगे कि हमें क्या पता चलेगा, इमेज कहाँ बनेगी पता चलेगा, इमेज छोटी बनेगी बड़ी बनेगी ये पता चलेगा, इमेज का साइज पता चलेगा।
ठीक है। और रे डायग्राम से हमें ये भी पता चलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था। कि इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो रियल, वर्चुअल और इरेक्ट और इन्वर्टेड, इन सभी का पता चलेगा। तो ये चार जो हैं वो हमें रे डायग्राम की मदद से पता चलेगा। तो हम हमारा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हमने जैसे अभी कॉनकेव मिरर के बारे में जाना है, तो हम कॉनकेव मिरर का ही सबसे पहले टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के सबसे पहले लॉ जानेंगे, फिर उसके रे डायग्राम्स जानेंगे। ठीक है, तो हम आ चुके हैं रे डायग्राम के रूल नंबर 1 पे, यानी केस नंबर 1 पे। तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें रे डायग्राम में कॉनकेव मिरर पर सीखनी है। सबसे पहले कि इसमें ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ये हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़, हेडफोन हो गया, हेडफोन नहीं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हमारे पास ये छोटे छोटे हैं, कुछ भी बॉक्स, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पे है, रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो रे आएगी इन्फिनिटी से, तो रे आएगी इन्फिनिटी से और कॉनकेव मिरर पर टकराएगी, रे आएगी इन्फिनिटी से और पैरेलल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, और पैरेलल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। रे आई इन्फिनिटी से, रे आई इन्फिनिटी से और पैरेलल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रे दोबारा रिफ्लेक्टेड होके जाएगी फोकस से। और अगर कोई नीचे से आती है तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी और फोकस से ही जाएगी। ठीक है, तो दोनों का केस एक ही है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पर। इमेज बनेगी फोकस पर और इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दें, इन्फिनिटी पे रख दें, और रे अगर इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस से जाएगी, और अगर रे इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस से जाएगी। और इमेज कहाँ बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी रियल मतलब रियल बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही बनेगी। और इन्वर्टेड बनेगी, यानी उल्टी इमेज बनेगी। और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज्यादा छोटा, और डिमिनिश्ड का मतलब थोड़ा बड़ा, डिमिनिश्ड का मतलब थोड़ा बड़ा, और बहुत बड़े का एनलार्ज, NENLARGED, एनलार्ज्ड, बहुत बड़े का मतलब एनलार्ज्ड। ठीक है, पर इधर बनेगी हाईली डिमिनिश्ड इमेज। तो यही है कि जब भी आप इमेज को, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, यानी बहुत दूर रखोगे, तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक, और फोकस पे बनेगी। ठीक है, सो केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 कॉनकेव मिरर का जो कहता है रे डायग्राम वाला, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो सी क्या है? सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें बोला ऑब्जेक्ट को बिहाइंड मतलब सी के पीछे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखो। तो ऑब्जेक्ट को सी के यहाँ पीछे रख देते हैं, तो ये रख दिया। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से रे डालेंगे ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रे डाली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ब्लैक वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के रे जो है वो पैरेलल होगी, तो क्या होती है? फोकस से जाती है। जब भी रे पैरेलल हो जाती है, जब भी रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, जब भी रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो जाती है फोकस से, तो वो जाती है फोकस से। और कोई रे अगर मैंने फोकस से पास कर दी, सोचो फोकस से पास कर दी, तो वो हो जाएगी पैरेलल, तो वो जाएगी पैरेलल, तो वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होगी। अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यहाँ से रे छोड़ी तो वो फोकस से पास होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अगर रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल छोड़ा तो वो फोकस से पास हो गई।
बड़ा नॉर्मल सा वो है। और हमारा ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट कुछ बनेगा ऐसा, उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा। तो हम लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कि पोजीशन होगी इमेज की सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी इमेज बनी है। तो हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन का मतलब बीच में, तो सी और एफ के बीच में बनी है हमारी इमेज की पोजीशन है। और नेचर कैसा होगा इमेज का, कैसी बनी होगी, रियल है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है, और हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो ये ऑब्जेक्ट को देखकर हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देखकर इसका साइज कह सकते हैं कि डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब इतनी तो है, छोटी है मतलब, पर हाईली डिमिनिश्ड तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो लिखेंगे रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। इस बार ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। इस बार बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी सी पे रखो, सी ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो एक रे छोड़ेंगे जो जाएगी पैरेलल, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी कोई रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से जाती है, फोकस से जाती है, फोकस से जाती है, तो वो फोकस से जाती है। तो यहां से मैंने रे छोड़ी, वो पास होती है फोकस से, वो पास होती है फोकस से। अब एक रे मैं छोड़ सकता हूं फोकस से भी, अगर मैंने कोई रे को फोकस से छोड़ा तो वो क्या होगी, वो भी हो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ, मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी यहाँ पर। इससे हमें पता चला कि जो हमारी इमेज बनेगी वो कुछ बनेगी उल्टी ऐसे, और इमेज बनेगी यहाँ पर, इमेज बनेगी उल्टी, और यहाँ यानी सी पर बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उसकी इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो एट सी लिख देते हैं कि सी पर बनेगी भाई। और नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बोले तो उल्टी बनेगी, तो लिखेंगे रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी और बनेगी सेम साइज, क्योंकि ये जितनी है उतनी ही ये वाली इमेज, जितना हमारा ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके ही सेम साइज की हमारी इमेज बनी है। तो लिखेंगे साइज क्या, सेम साइज, साइज क्या, सेम साइज, सेम साइज की ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। फोर्थ केस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रख दिया जाए, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यानी फोकस के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो इमेज कहां बनेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रख दिया जाए, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यानी फोकस, दोनों के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगी, हमसे पूछना चाहता है। तो एक रे, तो हम रे डालते हैं ऑब्जेक्ट से, तो एक रे हमने डाली तो वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जाती है फोकस से, तो वो जाती है फोकस से। हमने रे को डाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो गई फोकस से, तो वो गई फोकस से। अब हम डाल सकते हैं रे, अब हम रे कहाँ डालें, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डाल सकते हैं न्यू करके। तो जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डालते हैं, जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डालते हैं तो वो उस ही पाथ से दोबारा वापस आ जाती है और यूं करके आ जाती है, तो वो उसी पाथ से आ जाती है, तो वो उसी पाथ से दोबारा वापस आ जाती है, ठीक है। तो हमें दो रे बनाने के बाद पता चल रहा है इमेज कहाँ बनेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। बस ये सिर्फ यूं ही छोड़ रहा हूँ, ऐसा इसका कोई ज़रूरी भी नहीं है आपको छोड़ना। तो जब भी हमने फोकस से कोई रे को छोड़ा, फोकस से छोड़ा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये लो, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोड़ रहा हूँ फोकस से। इमेज आपको पता चल चुकी होगी, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है आपकी यहाँ पर। और इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी कुछ ऐसी, इमेज आपकी उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड।
तो हम लिखेंगे पोजीशन क्या होगी इमेज की, कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। तो किसके पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो लिखेंगे बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होगा इमेज का, इमेज कैसी बनी होगी, इमेज बनी होगी रियल और इन्वर्टेड, रियल बनी है और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनी है। और इमेज साइज कैसा है, साइज तो देखो हमने जितना ऑब्जेक्ट रखा उससे भी बड़ा साइज है, तो लिखेंगे एन लार्ज साइज है इसका, एन लार्ज। इसका ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एफ पर, एफ बोले तो फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इस बार फोकस के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दिया। तो इमेज कहाँ बनेगी, सोचने वाली बात है। तो चलो बताते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट से अगर मैंने रे को छोड़ा, ऑब्जेक्ट से अगर मैंने रे को छोड़ा, ऑब्जेक्ट से अगर मैंने कोई भी रे को छोड़ा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल हो गई, ये वाली रे, तो यूं छोड़ दी। तो जब भी रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम उसे फोकस से गुजार देते हैं, तो वो फोकस से निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। अब हम कहाँ से छोड़ सकते हैं, अब ऐसा भी नहीं है, अब ये फोकस से पास हो गई, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई रे को फोकस से छोड़ दूंगी कि फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट है। कहाँ से छोड़ सकते हैं रे को, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को छोड़ सकते हैं। अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को छोड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर से, तो वो कुछ ऐसी जाएगी। और हमने पढ़ा है कि रे को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से छोड़ता हूँ तो वो उसी पाथ से दोबारा वापस आ जाती है, तो वो उसी पाथ से दोबारा वापस आ जाती है, ठीक है। तो हमें दो रे मिल चुकी है, तो हमें क्या पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये जो रे है वो सीधी जा रही है, बीच में जगह नहीं है, बीच में जगह नहीं है, रे के बीच में जगह नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बनेगी बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट पे बनेगी। तो लिखेंगे इन्फिनिटी, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि रे जो है ना वो चली जा रही है, तो इन्फिनिटी पे हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाकर। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी रियल और उल्टी इमेज बनेगी इन्वर्टेड बनेगी। और इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज होगा हाईली लार्ज। ऑब्जेक्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, यानी हाईली लार्ज होगा। तो हाईली एनलार्ज। लास्ट कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम का केस नंबर 6 है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो बाहर की साइड बनती है। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको रे बना के दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट को रख के दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि इमेज कहाँ बनेगी, फिर आप समझ जाओगे कि ये जो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन का मतलब बीच में, तो एफ और पी, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा, फिर पता चलेगी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। और ये 6th रे डायग्राम का केस नंबर 6 है, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो इसे एक स्टार लगा लेना, ये आ सकता है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया, ठीक है। अब रे को छोड़ेंगे, अब मैं रे को यूं छोड़ूंगा तो फोकस से नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा ना रे के, तो हम पोल से छोड़ सकते हैं। तो जब भी हम रे को पोल से छोड़ते हैं, पोल पर छोड़ते हैं, आपने वो पढ़ा था ना कि एक प्लेन सरफेस होता है, प्लेन मिरर होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, प्लेन मिरर का प्लेन सरफेस, उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बनकर निकलती है, इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे बनकर निकलती है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे बनकर निकली। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे इसमें भी काम करता है कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई भी रे को पोल पर छोड़ूंगा तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होके
रिफ्लेक्टेड बैक होके दूसरी साइड से यूं चले जाएगा, ठीक है। यानी अगर इंसिडेंट रे आई पोल पे तो उसका जो एंगल होगा थीटा वो बराबर होगा रिफ्लेक्टेड रे के, उसका एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो पोल कहता है, पोल पे जैसे मैंने कोई रे छोड़ी, कोई भी रे अगर पोल से आई तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होके यूं चली जाएगी, तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होके, पोल पर रे छोड़ी तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होके यूं चली जाएगी, ठीक है, यूं चली जाएगी। अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे छोड़ सकता हूँ, तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट के ऊपर से रे छोड़ी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी हम रे छोड़ते हैं तो वो जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से दोबारा वापस आ जाती है, तो दोबारा वापस आ जाती है उसी पाथ से। तो अब हम ये क्लोज भी नहीं है, फिर हम इसे इनफाइनाइट भी नहीं कह सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो इमेज बनती है जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसकी जो इमेज बनती है वो बनती है मिरर के पार। मतलब मिरर के पार बोले तो मिरर के पार, यानी कि जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को छोड़ा और ये पोल वाली लाइन को यूं करके छोड़ा, तो हमारी इमेज जो होती है वो बनती है यूं, ठीक है, और हमारी इमेज बनती है सीधी। और ये पहला और ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा कॉनकेव मिरर का वो रूल है जो सिर्फ कॉनकेव मिरर के इसी केस में काम आता है। मतलब जब आप फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखोगे कॉनकेव मिरर वाले कॉन्सेप्ट में, तो सिर्फ ये एक ही है जब जिसमें मिरर के पार आपकी इमेज बनती है। और किसी भी, मैंने आपको जितने भी रूल समझाए, केस पढ़ाए, सारे रे डायग्राम्स, उनमें एक में भी दूसरी साइड इमेज नहीं बनी, सिर्फ इसी में बनी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये अकेला है जिसमें कॉनकेव मिरर में दूसरी साइड इमेज बनती है। और ये जो इमेज है वो सीधी बन रही है। तो हम लिख सकते हैं इमेज की पोजीशन कहाँ बनी है, इमेज की पोजीशन बनी है, इसकी पोजीशन कहाँ बनी है, ध्यान से देखो, मिरर के बगल में, मतलब मिरर के बाहर बनी है, तो लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनी है, मतलब मिरर के बाहर बनी है इमेज। और इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है सीधी। अब कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्या है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। ERECT, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। और क्या होता है, और होता है रियल मतलब इस साइड, लेफ्ट साइड इमेज बनेगी तो रियल, और साथ में इन्वर्टेड के साथ होती है रियल, तो ये हम इसके साथ लेते हैं, मतलब इन्वर्टेड के साथ हम रियल आ जाता है। और इरेक्ट जब भी इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी, तो होगा वर्चुअल मतलब दूसरी साइड इमेज। अब वर्चुअल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारी इमेज सबसे पहले जो बनी है वो लिखते हैं, नेचर होगा हमारी इमेज का सीधा यानी होता है इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट होगा, इरेक्ट बोले तो सीधी इमेज बनी है। और इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब अभी समझाता हूँ, उससे पहले लिख लेता हूँ। और इमेज बनी है वर्चुअल, और जितना ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी हमारी इमेज है, तो जो इमेज है वो एनलार्ज बनी है, यानी बड़ी बनी है, ठीक है। अब मैं आपको वर्चुअल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट जो है, वर्चुअल का मतलब दूसरी साइड, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ रखा, इरेक्ट का मतलब समझ गए, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो इमेज सीधी बनी तो इरेक्ट। अब मैंने आपको पिछले में बताया इन्वर्टेड का मतलब जब हमारी इमेज उल्टी बनती है तो इन्वर्टेड कहलाते हैं, और जब हमारी इमेज यूं करके सीधी बनी तो हमने इरेक्ट कह दिया, और जब उल्टी बनी तो हमने इन्वर्टेड कह दिया। ये समझ गए ना, इन्वर्टेड समझ गए और इरेक्ट समझ गए, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है दूसरी साइड, कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, तो इमेज बनी कहाँ, बाहर की साइड, मिरर के बाहर की साइड हमारी इमेज बनी, इसलिए वो वर्चुअल कहलाई। अब जो हम जैसे पढ़ेंगे, जब हम कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम पढ़ेंगे और उसके सारे रूल्स को समझेंगे, तो उसमें वर्चुअल ही काम आएगा, क्योंकि उसकी जो इमेज होती है वो बाहर की साइड बनती है। जैसे हम यहाँ पैरेलल छोड़ते हैं तो वो उसका डाइवर्ज हो जाता है, और फिर उसका जो इमेज बनती है वो यहाँ पर फोकस पे बनती है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कुछ ऐसा ही काम करता है। तो इसीलिए उसकी जो वर्चुअल इमेज होती है वो दूसरी साइड में बनती है, दूसरी साइड में बनती है, इसलिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादातर वर्चुअल ही काम आएगा, यानी बाहर की साइड बनना इमेज का,
वर्चुअल कहलाता है, समझ गए। और एनलार्ज का मतलब तो आप जानते हैं बड़ी इमेज। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। रे डायग्राम हमने पढ़ लिया है, कॉनकेव मिरर का रूल्स पढ़ लिए हैं सारे कॉनकेव मिरर के, ठीक है। आपको पता चल चुका है कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है। और हमने अभी तक एक मिरर बचा है, और हम कॉन्वेक्स मिरर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है तो थोड़ा बोर भी हो जाते हैं बच्चे कई बार, और एक मिरर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। एक बार वर्चुअल आपके अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार वर्चुअल समझाने का एक ट्रिक बताता हूँ। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है सीधा, कुछ ऐसा होता है सीधा, जिसमें ऐसे साइड साइड में पॉलिश्ड होता है, जिसमें कुछ ऐसे साइड साइड में पॉलिश्ड होता है, ठीक है। और प्लेन मिरर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्लेन मिरर सभी के घर में मिलेगा। प्लेन मिरर सभी के घर में, प्लेन मिरर सभी के घर में मिलेगा। आपके घर में भी, मेरे घर में भी, सबके घर में होता है। और प्लेन मिरर दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है जिसमें आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, बाल बनाते हैं, और हीरो बनने के लिए बाल बनाते हैं। तो ये प्लेन मिरर होता है। जैसे मैं अभी बाल बना रहा हूँ इसमें, तो ये प्लेन मिरर है। आपके पास भी होता है जिसमें आप बाल बनाते हैं और स्कूल जाते हैं तो सुबह बाल बनाते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर है क्योंकि ये प्लेन है। इसके साइड में पॉलिश्ड होता है, जो ये पॉलिश्ड है, इसकी वजह से मैं अपना चेहरा देख पा रहा हूँ, मैं अपना कैमरे का सेटअप दिखा पा रहा हूँ आपको। तो ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब वर्चुअल इसमें सिस्टम कैसे काम आता है? इसमें वर्चुअल क्या काम का है? इसमें वर्चुअल क्या काम का है? देखो, प्लेन मिरर में अब मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ, ठीक है। तो जितना मैं दूर खड़ा हूँ उतना ही उसमें दिख रहा है। मतलब जितना मैं इधर खड़ा होकर प्लेन मिरर में देख रहा हूँ उतना ही दूर मैं उस साइड दिख रहा हूँ, ठीक है। अरे मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इस जगह खड़ा हूँ, तो जब मैं शीशे में देख रहा हूँ तो मैं उसी जगह खड़ा हूँ, मतलब तो उतना ही दूर खड़ा हूँ। तो वही है, तो मैं दूसरी साइड खड़ा हूँ। देखो, मैं इस साइड खड़ा हूँ तो इमेज में मुझे उतनी दूर दिखाई दे रहा हूँ कि मैं उतनी ही दूर खड़ा हूँ, तो मैं दूसरी साइड दिखाई दे रहा हूँ ना। तो उसे ही वर्चुअल कहते हैं कि दूसरी साइड दिखाई देना। जैसे कॉनकेव मिरर में आपको कैसे दिखाई दिया था? जब कॉनकेव मिरर में जब हमने पोल पर छोड़ा तो जो इमेज बनी वो कुछ यहाँ पर बनी, तो वो क्या था? दूसरी साइड बनी थी, तो वो इमेज दूसरी साइड बनी, इसलिए उसे वर्चुअल कहलाया गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्लेन मिरर का। और अभी भी कुछ अगर प्लेन मिरर का बचा है तो वो आपको अगली कॉन्वेक्स मिरर की वीडियो के साथ, स्फेरिकल मिरर की कॉन्वेक्स मिरर की वीडियो के साथ आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन हो जाओ मनोज दा इंस्टीट्यूट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।